तो अभी तक आपने देखा कि रूप सिंह त्रिलोक सिंह, जो दादा कहता है जिनको, उनसे पूछ रहा था, पूछ रहा था अपने माताजी पिताजी के बारे, घर के बारे, इस तरह से बातें कर रहा था। फिर अब अचानक वो जब त्रिलोक सिंह ने कहा कि पहाड़ पे चढ़ने के कोई 4000 रुपये तुम्हें क्यों देता है, हम लोग तो रोज़ ही मतलब पहाड़ पे चढ़ना उतरना करते क्योंकि वो पहाड़ी है, ठीक है। तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता ये सब बातें, तो फिर वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। यार तो ऊपर उड़ी के चली गई छूँ बेटा। तो फिर त्रिलोक सिंह मजाक के तौर पे कहते हैं कि उधर ऊपर हिमांग पर्वत पे तुम्हारा घर चला गया है। तो फिर वो बड़ा शांत हो जाता है, उसे समझ नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर अपनी नज़र को टांगना चाह रहा था, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। तो बादलों के कारण वो ठीक से बता नहीं पाया कि हिमांग पे कहाँ, बस पर्वत पे। और बाबा और माँ वो तो और भी ऊपर। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी, बहुत साल पहले। तो त्रिलोक सिंह ने कहा कि तुम्हारे माँ और बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो और भी ऊपर यानी आसमान में, यानी आकाश में जा चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन। ये बात सुन करके एक ही एक उसके सारे रंग उड़ गए चेहरे के, होश उड़ गए। वो जिससे मिलने आया था वो इस दुनिया में ही नहीं। अब इस बात को सुनकर वह कुछ कहने के लायक ही नहीं रहा। बहुत उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा, उसके कंधे पर उसने हाथ रखा। कुछ देर के बाद रूप भर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना, मतलब बड़ा भाई वो है ना? भूप, रुको बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। तो वो त्रिलोक सिंह जो है भूप को आवाज़ देने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसके नाम को पुकारने लगते हैं, और उनकी आवाज़ जो है बार बार प्रतिध्वनि के रूप में वापस आने लगी। जवाब में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि कहीं क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूप दादा भी मर चुके हैं और उसकी आत्मा को बुलाने का काम कर रहा है त्रिलोक सिंह। कितने लोग हैं वहाँ? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो है उसकी घरवाली, एक लड़का है, लेकिन वो तो लड़के के बारे में कुछ और बताते बताते चुप हो गई। आगे के शब्द रोक लिए थे उसने जबरन, आगे कुछ नहीं कहा। लड़का भी है? लो, अरे वो ही लिवा आया ना घोड़े पर आपको। तो फिर कहता है कि ये जो लड़का अभी आपको छोड़ कर गया ना, वो तुम्हारे बड़े भाई भूप दादा का, यानी कि भूप सिंह का, रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का बेटा है, ठीक है, भूप का वो बेटा है। वही तो तुम्हें यहाँ पे घोड़े पर लेकर आया, किसी लड़के ने बताया। वो? रूप ने मुड़कर देखा, मही अब वहाँ पे नहीं था। काफ़ी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। बहुत दूर नज़र गई तो देखा कि एक घोड़े पे वो बैठा था और दूसरे घोड़े को हाँकते हुए ढलान के नीचे उतर रहा था। बहुत दूर जा चुका था वो। उनकी आंखों में उसका अक्ष छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, उसे बड़ा अजीब लगा ये सब बात सुनकर कि उसके बड़े भाई का लड़का महीप उसके साथ था इतनी देर तक, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। भूप तो यह किसी से बात ही नहीं करता। अब भूप दादा किसी से यहाँ पे बात नहीं करते हैं, उसका बड़ा भाई रूप सिंह का। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल पहाड़ पर। इस पर? वह कुछ परेशान हुआ। इस पहाड़ पर चढ़ने की बात कह रहे हो? क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार यह काम का वास्ते 4000 तनख्वाह देती है। तो त्रिलोक सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे तुम तो पहाड़ पे चढ़ने का काम करते हो, तो फिर इस पहाड़ पे क्यों नहीं चढ़ रहे हो? चढ़ जाओ, तुम्हें तो तनख्वाह भी मिलती है इस बात की। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी, दूसरी चीज़ों के सहारे चढ़ते हैं, यहाँ तो साथ लाए नहीं हैं। ओह! त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल गई। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर, मतलब इतना सारा इंतज़ाम करने के बाद तुम पहाड़ पे चढ़ते हो। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिया। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज़ आई तो उस दिशा में सबकी नज़र मुड़ गई। तो बातचीत होते होते अचानक किसी ने कहा कि
भूप यानी कि रूप सिंह का बड़ा भाई आ रहा है, उस तरफ सबकी नज़र मुड़ गई। पहली नज़र में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पाँव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर ज़मीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। मतलब अभी तक उसका पूरा शरीर दिखा नहीं था और रूप सिंह, शेखर सब उसे देखने के लिए परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसके बड़े भाई थे भूप दादा, वो काफ़ी अच्छे शख्सियत थे। बहुत मामूली होने के बावजूद भी उनका जो तेज था, जो तिलिस्म, वो अभी तक वैसा का वैसा ही बरकरार था। मतलब कहा जाए आपकी भाषा में समझने के लिए तो वो रूप सिंह से कई गुना स्मार्ट थे देखने में और अच्छे थे। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई असाधारण व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर गढ़ा गया शक्त लंबोतरा चेहरा। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आँखें, मध्यम मध्यम जलती हुई भौहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हो आए थे भूप दादा। तो पहचानने का प्रयास किया रूप सिंह ने। गोरा चिट्टा चेहरा, वही चित्तीदार दाग वाला चेहरा, हल्की दाग होगी उसके चेहरे में, मानो ऐसा लग रहा था उसे कि ग्रेनाइट पत्थर को किसी ने तराश के गढ़ के उनका चेहरा बना दिया। आँखें छोटी छोटी, ऐसा लग रहा था मध्यम मध्यम से जल रही आँखें अपनी स्थिति के ऊपर जल रही थी वो आँखें। भौहों पर कटे के निशान थे, वही है, बिल्कुल वही। 11 साल में और भी ठोस हो गए थे और सख्त हो गए थे भूप दादा। दादा, रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूँ, तुम्हारा भगेड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ देखा। फिर देखते देखते नज़रों की बर्फ़ पिघलने लगी। कब आया? अभी। अकेले? नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब जो मुझे लिवा गए थे। उनके लड़के शेखर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वो जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और ना ही किसी ने उनसे बात की। तो बहुत दिनों के बाद अपने भाई को देखकर जल्दी से रूप सिंह ने पैर छुए और आंखों में जैसे आंसू उतर आया। बड़े भाई ने छोटे भाई को खूब निहारा, फिर पूछा, अकेले आए हो? कब आए हो? उसने कहा, अभी आया। अकेले नहीं आया, ये भाई साहब मेरे साथ मेरा दोस्त है, ये IAS की ट्रेनिंग कर रहा है। इसके पिताजी मुझे अपने साथ ले करके चले गए थे। बहुत से लोग थे वहाँ पे गांव के, सब एक पत्थर की तरह खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे कि क्या हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे से मिले, परंतु जो बड़े भाई है भूप सिंह ने किसी से बात भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थरों के बीच खड़े हैं, आदमियों के बीच नहीं। भूला कहते हैं छोटे भाई को। अनुज चल, ग्यार चलो घर चलो, कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उनकी सम्मति का इंतज़ार किए, बिना इधर उधर नज़र डाले वापस मुड़ गए। तो अपने छोटे भाई को कहा कि चलो घर चलो, और दोनों बैग उनके उठाए, कंधे पे रखा और सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया या माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। मतलब अब शेखर ने जल्दी से कहा रूप सिंह को धीरे से कि यार, ये माही गांव तो तुमने कहा था, तो क्या ये हमारा सिर्फ बेस कैंप था? मतलब हमें अब हिमांग पर्वत पर चढ़कर जाना होगा तुम्हारे घर पे? तो रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना किया। मतलब कहा कि मजाक मत करो, भैया साथ में है। और उसके भैया काफ़ी गुस्सैल थे। तो शेखर की बात से हंसी तो आई, लेकिन रूप ने अपनी हंसी को
रोक लिया, क्योंकि देखो रूप सिंह ने कहा था शेखर को कि माही गांव है उसका घर, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये उसका बेस कैंप है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो आकर रुके और इसके बाद उनका डेस्टिनेशन यानी कि घर कहाँ पे है, वो हिमांग पर्वत पे है। जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के लिए वो अब इंतज़ार करें कि अब उन्हें बस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करनी है, मतलब उनका अगला डेस्टिनेशन हिमांग पर्वत का है। परंतु रूप ने मजाक करने से साफ मना कर दिया और उसे इशारा किया कि चुप हो जाओ। अब रूप सिंह, भूप सिंह और शेखर पहाड़ पे चढ़कर अपने घर जाने वाले हैं। ठीक है, वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।